Hello friends, I, Narayan Roy, welcome you all to my YouTube channel. This channel provides you an opportunity of online learning. As you may know कि हमने इस चैनल पर योर लॉज योर राइट नामक जो सब्जेक्ट है जो कि आप ड्यू के करिकुलम में पढ़ते हैं यदि आप बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस या बीए प्रोग्राम के छात्र हैं और आपका पॉलिटिकल साइंस मेन सब्जेक्ट है तो भले ही आप एनसीवेम में पढ़ते हो, ड्यू एसओल में पढ़ते हो या ड्यू रेगुलर में पढ़ते हो, ये सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन के जो क्लासेस हैं उसमें कुछ ना कुछ आपकी मदद करेगा। इस सीरीज़ में ये तीसरा वीडियो है और इसमें हम अब रूल ऑफ लॉ के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उसके डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू वी स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं आपका एक रिवीजन करा देता हूँ और जो बच्चे आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको भी कंटिन्यूटी मिल जाएगी डिस्कशन में। तो सबसे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या चर्चा की है। सबसे पहले पहली क्लास में हमने चर्चा की थी कि रूल ऑफ लॉ का आइडिया क्या है इसकी फिलॉसफी और कैसे ये आइडिया हमारे ह्यूमन इवोल्यूशन के साथ जन्म लिया और इसको समझने के लिए और इसके साथ जो जस्टिस सिस्टम जन्म लिया उसको समझने के लिए हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जो लॉ की फिलॉसफी है उसकी चर्चा की थी। इसके बाद हम लोगों ने समझने का प्रयास किया था कि कैसे रूल ऑफ लॉ का जो कंसेप्ट है ये दरअसल जनता की इच्छा का ही शासन है, ये दरअसल रूल ऑफ द विल ऑफ पीपल है। और इस बात को समझने के लिए, इस इंटरकनेक्शन को समझने के लिए हमने जॉन लॉक के आइडिया को और रूसो के आइडिया को दोनों का यूज करते हुए इस बात को समझा था कि यदि हम लोग अपने आप को रूल के थ्रू गवर्न करते हैं, नियमों कानूनों के द्वारा खुद को शासित करते हैं, तो दरअसल हम लोग जिस सिस्टम के अंतर्गत अपने आप को गवर्न करेंगे वो सिस्टम रूल ऑफ लॉ का होगा दिखने में, पर एक्चुअल में वी द पीपल कलेक्टिवली खुद को शासित कर रहे होंगे। तो इस सेंस में जो ये रूल ऑफ लॉ का आइडिया है ये दरअसल हमारी खुद की इच्छा का शासन है। इसके बाद हमने समझने का प्रयास किया था कि अभी जैसे मैंने बताया कि रूल ऑफ लॉ अपने आप में एक आइडिया है, तो इस आइडिया को कैसे प्रैक्टिकल संभव बनाता है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात कि कैसे इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इंडिया का सर्वोच्च नियम है, वो अपने विभिन्न प्रोविजंस के थ्रू, प्रोसीजर्स के थ्रू कैसे इस आइडिया को, इस विचार को, इस दर्शन को रूल ऑफ लॉ के वास्तविकता में तब्दील करता है। और हमने वहाँ देखा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये सब काम अपने कुछ प्रोविजंस जैसे कि फंडामेंटल राइट, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, डॉक्ट्रिन ऑफ डिवीजन ऑफ पावर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, गिविंग पावर of law making to the representative body and defining procedure for it, इन सब माध्यमों से इस बात को सुनिश्चित करता है कि हमारे देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है यह किसी की इच्छा से शासित ना हो, किसी व्यक्ति या किसी समूह की इच्छा से शासित ना हो, ये बल्कि नियमों के द्वारा शासित हो। तो ये चीज, इस आइडिया को जो वास्तविक रूप देता है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तो ये बात हमने डिस्कस की थी और ये सारी चीजें हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ी थी। फिर इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए हमने नेक्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में पढ़ा था कि कैसे अगर हम देखना चाहें कि किसी व्यवस्था में रूल ऑफ लॉ है या नहीं है, कि कोई देश जो है अपने आप को कहता है कि हम अपने आप को कानून के थ्रू गवर्न करते हैं, हम रूल ऑफ लॉ की फिलॉसफी का बहुत सटीक ढंग से पालन करते हैं, तो इस बात को जांचने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स है, कुछ सिद्धांत है जिन पर आप उस देश की व्यवस्था को आंक सकते हैं कि क्या सही में इन प्रिंसिपल्स पर इस देश की व्यवस्था खड़ी उतरती है। अगर उतरती है तो वो रूल ऑफ लॉ पे चलती है। और ये प्रिंसिपल्स मैंने खुद नहीं बनाए, हम लोग एंड्रू एल्टमन जो कि एक थिंकर हैं, उनकी बुक में उन्होंने डिफाइन किए हैं और उन्होंने इस चीज को जांचने के 4, 5, 6, 7 प्रिंसिपल दिए और इन प्रिंसिपल्स का हम डिस्कशन सेकंड क्लास में शुरू किया था, जिनको मैंने डिटेल्ड तरीके से वेरियस एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाया। इस प्रिंसिपल्स में हमने अभी तक जो प्रिंसिपल समझे हैं उसमें गवर्नमेंट अंडर लॉ यानी कानून के अंतर्गत सरकार, इसमें हमने समझा कि कैसे कानून जो है वो
हर एक सरकार के अंग के दायरे को निश्चित करता है, शासन के हर अंग के दायरे को निश्चित करता है, भले ही वह विधायिका हो, वो कार्यपालिका हो, वो न्यायपालिका हो, रिगार्डलेस कि वो कौन सा हिस्सा है, वो सभी की बाउंड्रीज को डिफाइन करता है और सभी जो भी कार्य करते हैं वो सब उसकी तय सीमा में करते हैं। तो ये एक तरीके से ऐसी व्यवस्था बनी जहां पर कानून बनेगा, नया कोई कानून तो भी कानून के अनुसार, लागू होगा तो भी कानून के अनुसार, न्याय होगा तो भी कानून के अनुसार, जांच होगी तो भी, हर कार्य कानून के अनुसार होगा, अंडर होगा। तो सबसे सर्वोच्च कौन होगा? कानून होगा। एक तरीके से सरकार जिसे हमने पावर दी है वोट के माध्यम से, जब हम उन्हें चुनते हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, तब हम उन्हें पावर हस्तांतरित करते हैं एक निश्चित पीरियड के लिए। वो टेम्पररी कंसेंट होता है हमारा, जैसे हमने जॉन लॉक के आइडिया में समझा था लास्ट क्लासेस में, और वो गवर्नमेंट कुछ दायित्वों का पालन करती है। तो इन दायित्वों का पालन करते हुए, अपने शासन की बागडोर को चलाते हुए, जो सरकार के मुख्य दायित्व जैसे कि ऑर्डर और पीस बनाए रखना, इनके लिए सरकार जो काम करेगी वो अंडर द रूल ऑफ लॉ रहते हुए करेगी, लॉ की सीमा के अंतर्गत रहते हुए करेगी, उसके अधीन रहकर करेगी, उससे ऊपर नहीं जाएगी, कानून से ऊपर अपने आप को नहीं समझेगी। और दूसरा चीज हमने ये समझी कि सरकार जो भी काम करे वो सब काम कानून के द्वारा करेगी। यानी अगर मान लीजिए सरकार कहीं कर्फ्यू लगाना चाहती है तो उस कानून को पहले लागू किया जाएगा और तब कानून के माध्यम से कर्फ्यू लगेगा। अगर सरकार कोई नियम बनाना चाहती है तो पहले उस पूरे नियम की प्रोसीजर को अनुसार वो होगा। हर चीज नियम के द्वारा किया जाएगा, एक नियम बनाया जाएगा और फिर कुछ किया जाएगा, और नियम बनाने के लिए भी जो पहले नियम बनाया गया उसके अकॉर्डिंग्स में काम किया जाएगा। जैसे कि लॉकडाउन आया, आप सबके लिए देखा, ये हमारे जीवन का एक नया एहसास है, नया तजुर्बा है। तो यहाँ पर बहुत सारे नए नियम बने, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर नियम बने, मास्क पहनने को लेकर नियम बने, वाहनों की में कितने लोग बैठेंगे, कितने लोग नहीं बैठेंगे, कितनी दूरी रखेंगे, सबको लेकर नियम बने। और इन नियम सरकार अपनी मर्जी से डिसाइड नहीं कर सकती, इसके लिए सरकार को एक पावर दी गई है, उसी तय सीमा में रहकर डिसाइड करना होगा सरकार को। और इमरजेंसी सिचुएशंस में सरकार को हमारे व्यवहार को कंट्रोल करने की ताकत हमने खुद दी है, इसलिए वो बाय द रूल्स इसको कार्य कर रही है। तो यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि एक तरीके से सरकार जब रूल्स के थ्रू काम करती है तो कंक्लूजन आपको ये दिखेगा कि आपको पीस और ऑर्डर इंश्योर दिखेगा। ये बात हमने समझी थी। उसके बाद हमने समझा ड्यू प्रोसेस, कि हाँ सरकार कानून के अंतर्गत तो काम कर रही है, कानून के द्वारा सब काम कर रही है, पर हम ये दोनों प्रिंसिपल लागू होने के बावजूद भी हमें ऐसा फील हो सकता है कि सरकार जो है कानून के अनुसार पालन नहीं कर रही है, जबकि वो एक्चुअल में कर रही होगी, अंडर द लॉ, यानी कानून की सीमा के अंतर्गत रह के कर रही होगी, लॉ के द्वारा आप प्रशासन कर रही होगी। फिर भी आपको ऐसा महसूस होगा कि सरकार ने सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। तो ऐसा आपको अगर महसूस हो तब आप थर्ड प्रिंसिपल्स की जांच कीजिए। थर्ड प्रिंसिपल क्या कहता है कि सरकार को हर कार्य करने के लिए एक उचित प्रक्रिया का पालन करना है, ड्यू प्रोसेस, उचित प्रक्रिया, जो सुनिश्चित प्रक्रिया है उसको, और ट्रू सेंस में, यानी अगर वो प्रक्रिया सामान्य समय के लिए लिखी गई है तो सामान्य समय में सामान्य प्रक्रिया के साथ, और इमरजेंसी में लिखी गई है या आवश्यकता पड़ने पर के लिए जो लॉ बनाए गए हैं तो उसे उसी कंडीशन में यूज किया जाए। आम समय में, सामान्य समय में आपातकाल वाले लॉ यूज ना किए जाए। फॉर एग्जाम्पल, आम व्यवस्था है, सब कुछ है, सरकार को अचानक से व्यवस्था बिगड़ने का डर लगा और व्यवस्था बिगड़ने के डर के चक्कर में सरकार ने आपातकाल घोषित कर दिया, तो आपको एकदम से लगेगा कि सरकार ने ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया है, जैसा कि इंदिरा गांधी का टाइम पर हुआ। तो ड्यू प्रोसेस, एक उचित प्रक्रिया का एहसास होना चाहिए लोगों को, ये फील होना चाहिए कि हाँ सरकार जो कार्य कर रही है वो बिल्कुल सुनिश्चित और सही प्रक्रिया के थ्रू कर रही है। तो यहाँ तक की बात हमने अभी तक चर्चा की है, उस पे बारे में बहुत से एग्जाम्पल से मैंने आपको ये सब चीज़ें समझाने का प्रयास किया है। अब हम इसके आगे के बचे जो प्रिंसिपल्स हैं उसकी इस कक्षा में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं हम लोग। सो एंड्रू एल्टमैन, इनकी बुक का नाम है आर्ग्यूइंग अबाउट लॉ एन इंट्रोडक्शन टू द लीगल फिलोसफी, आपको आपकी स्लाइड पर दिख रहा होगा। इन्होंने 5 कैटेगरीज में इस प्रिंसिपल्स को बांटा है: गवर्नमेंट अंडर लॉ, गवर्नमेंट बाय रूल्स,
ड्यू प्रोसेस, द पावर ऑफ पीपल एंड फॉर्मल फीचर्स। इन पांचों को हम डिस्कस कर रहे हैं, हम 3 कर चुके हैं, आगे हम 2 प्रिंसिपल्स जो बच चुके हैं उनका डिस्कशन करेंगे, जिसमें है द पावर ऑफ पीपल और कुछ अदर फीचर्स, जो फॉर्मल फीचर्स हैं वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि द पावर ऑफ पीपल, जनता की शक्ति का क्या मतलब है। या आपने बार बार ये सेंटेंस सुना होगा कि लोकतंत्र में जो असली शक्ति है, जो एक्चुअल पावर है, वो जनता में निहित होती है। इस बात का क्या आशय है, हम सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। इस बात को डिस्कस करने के लिए एज अ फिलोसफी मैं आपको सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पर फिर से ले जाना चाहूँगा। और वहाँ हमने उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में ये समझा था कि जब नियम और कानून का शासन नहीं था, तब हमारा जीवन जो था वो बहुत ही कॉन्फ्लिक्चुअल था, संघर्ष में था। हम आपस में एक दूसरे से अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए लड़ते रहते थे। एक डर का वातावरण था, पूरा वातावरण जो था वो पूरा युद्ध से भरा हुआ था, लगातार संघर्ष से भरा हुआ था। एक अनार 100 बीमार वाली बात थी। जो बलवान था वो उस अनार को लेकर चला जाता था, बाकी लोग मुंह देखते रहते थे। और इस स्थिति से निकलने के लिए हमने एक तरीका ढूंढा कि क्यों ना हम किसी को पावर हस्तांतरित करें। और होब्स ने कहा कि हम में से किसी एक को चुनकर उसे सारी पावर दे देनी चाहिए। फिर दिक्कत है कि ये व्यक्ति जिसको हमने पावर दी, हम पर अपनी मर्जी शासन करने लगा। तो उसके बाद लॉक आए। लॉक ने कहा कि आप एक व्यक्ति को मत दीजिए, आप क्या कीजिए, सबसे पहले आपस में मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट कीजिए और ये कहिए कि हम जो अब रूल ऑफ लॉ की व्यवस्था स्टार्ट करेंगे उसका हम सब पालन करेंगे। और फिर अपने में से कुछ लोगों को एज अ रिप्रेजेंटेटिव चुनिए। और अब वो लोग एक तरफ जिनको आपने रिप्रेजेंटेटिव चुना है, और आप सभी एक तरफ, और अब आप दोनों मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट कीजिए। और अब का जो ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये सेकंड कॉन्ट्रैक्ट हुआ एक तरीके से। इस कॉन्ट्रैक्ट में आप लोग जो अपने नियम लिखे हैं उनके थ्रू गवर्न करने की ताकत इन लोगों को हस्तांतरित कर देंगे, क्योंकि आप खुद रोजाना के जो डेली काम है वो करेंगे और रोज अपने आप को गवर्न करेंगे। इसलिए आपने अपने में से कुछ को चुनकर उन्हें ये पावर दे दी और उन्हें कहा एज अ लॉक ने कहा कि आपके 3 बेसिक राइट थे, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। आपने कहा कि आपको इनकी सुरक्षा करनी है, हमारे हर एक इंडिविजुअल के इस अधिकार की सुरक्षा करना उन रिप्रेजेंटेटिव का काम है। ये बात कहकर उनसे आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। और उस कॉन्ट्रैक्ट में यह भी लिखा गया कि जिस दिन आप इस दायित्व को निभाने में फेल होंगे, आपसे पावर ले ली जाएगी, किसी और को दी जाएगी। और इस प्रकार के आइडिया से हमें रूल ऑफ लॉ का आइडिया मिला। और अब इस पूरी फिलोसफी को आप समझे तो एक्चुअल में जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को आपने चुना है वो कैसे शासन कर रहे हैं, वो लिखे गए नियम के अनुसार शासन कर रहे हैं। वो कब तक शासन कर सकते हैं, जब तक आप उन पर भरोसा रखते हैं तब तक ही वो शासन कर सकते हैं, तभी तक वो आपके ऊपर शक्ति का उपयोग कर सकते हैं, अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इस बात से समझ आया कि एक्चुअल में शासन हमारी इच्छा का ही है। इसको और क्लियर करते हुए रूसो ने हमें समझाया कि हम जो मानव हैं, हमारी 2 तरीके की इच्छाएं होती हैं। एक हमारा एक्चुअल विल है जो बिल्कुल प्योर है, एकदम से समझिए बिल्कुल वास्तविक विल है। विल मतलब इच्छा है, हमारी एक वास्तविक इच्छा है, एक ऐसी इच्छा है जो बिल्कुल प्योर है, जिसमें हम स्वार्थ भावना से पूरी तरह मुक्त होकर क्या चीज़ सही है इसका डिसीजन लेते हैं। और दूसरी तरफ एक हमारे अंदर ये इच्छा होती है जब हम करप्ट हो जाते हैं, केवल अपने लालच के, अपने भले की सोचते हैं, और यहाँ पर हम दूसरे को लात मार के अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम सब इंडिविजुअल के ऐसे विल, जो कि बिल्कुल वास्तविक, जो रियल विल था, जो हमारा बिल्कुल प्योर विल है, उसको देखा जाए और सबको इकट्ठा कर लिया जाए, सबके नाम लिख के कि बताइए ए व्यक्ति की ये बिल, बी व्यक्ति की ये एक्चुअल बिल है, बी व्यक्ति की ये रियल, ये एक्चुअल, ऐसे करके आप डाटा इकट्ठा कर लीजिए। तब आप देखेंगे कि दरअसल हम सबकी जो प्योर इच्छा है वो एक ही है। और अब इस विल को आप कलेक्टिव विल घोषित कर दीजिए और ये कलेक्टिव विल बन गया नियम। और अब ये नियम वो नियम बनेगा जो आप पर शासन करेगा। और अगर कोई व्यक्ति अब उस विल को नहीं मानता है, उस इच्छा को नहीं मानता जिस पर उसने पहले साइन किए थे प्योर फॉर्म में, जिसको उसने एक्सेप्ट किया था कि हाँ यही मेरी इच्छा है, तो आप उसे फोर्स कर सकते हैं। तो ये दोनों बात, चाहे हम लॉक को समझे चाहे हम रूसो को समझे, किसी भी तरीके से हम समझे,
हमें समझ ये आता है कि दरअसल जब इच्छा का शासन होता है, सॉरी, जब नियम का शासन होता है, तब दरअसल जो इच्छा होती है, हम लोगों की जो कलेक्टिव इच्छा होती है, वो शासन कर रही होती है। और हम इच्छा बदल देंगे तो नियम बदल जाएगा, शासन का तरीका बदल जाएगा। एक और वास्तविक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ, हो सकता है बहुतों को नहीं आया हो। एक और वास्तविक एग्जाम्पल से, आपने अक्सर सुना होगा कि 1990 के दशक में से लेकर एक लंबे समय तक भारत में किसी एक पार्टी को कभी भी बहुमत नहीं मिला। मिली जुली सरकारें बनती थी, गिरती थी, बनती थी, गिरती थी, बनती थी। ऐसा क्यों होता था? बार बार चुनाव होता था छोटे छोटे समय पर। इसका रीजन था कि हम जो जनता है, पूरा इंडिया की जो एक जनता है, वो किसी एक में ट्रस्ट नहीं कर पाती थी। जो हम, जैसे अभी लॉक ने बताया ना कि आप अपने में से एक रिप्रेजेंटेटिव चुनिए और उसको पावर दे दीजिए। हम पावर देने को तैयार थे, पर हम सब जब डिसीजन लेने जाते थे तो हम किसी एक व्यक्ति को, एक पार्टी को, एक आइडिया को नहीं चुन पाते थे। एक्चुअल में हमें एक व्यक्ति को नहीं चुनना, हमें सबको अपने अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनना है। पर वो रिप्रेजेंटेटिव कहीं ना कहीं कुछ तो सिमिलरिटी होनी चाहिए, तभी तो वो एक साथ काम करेंगे ना। उनके आइडियाज एटलीस्ट सिमिलर हो, आइडियोलॉजी एक जैसी हो, या आजकल हम जिसे समझते कि वो एक साथ एक जैसी पार्टी से जुड़े हो, किसी एक पार्टी से हो। पार्टी का मतलब कि वो एक ऐसे लोगों का समूह होता है जो एक जैसे विचारधारा में विश्वास करते हैं। तो यानी एक जैसा जिनका प्लान हो, एक जैसे जिनकी विचारधारा हो, ऐसे कैंडिडेट को हम चुनते हैं। वो कैंडिडेट जाके अपना संसद में एक नेता चुनते हैं, जिसे प्रधानमंत्री कहा जाता है। लोकसभा का जो नेता होता है, लोकसभा में जो बहुमत दल की सरकार बनती है, सरकार का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो अक्सर यही विवाद होता था। हम सब तो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन लेंगे, पर वो रिप्रेजेंटेटिव जब संसद में, लोकसभा में पहुंचते थे चुनकर, जो संसद का निम्न सदन है, तो वहां दिखता था रंग बिरंगा। कोई समाजवादी से है, कोई बिल्कुल लिबरल है, कोई राइट विंग, कोई लेफ्ट विंग। यूनिटी ही ना है, कोई एक जैसा रंग ही नहीं बन पाया, रेनबो बना हुआ है बिल्कुल। अब वो सब अपना नेता नहीं चुन पाएंगे, और इसलिए सरकारें बार बार कुछ दिन के लिए बनती थी, अल्पकाल बनती थी, फिर गिर जाती थी जैसे उनका नेता का ट्रस्ट खोता था। तो ये प्रोसीजर चलता था। और यहां पर सरकार क्यों फंक्शन नहीं कर पाई? क्या सरकार के पास उस समय शक्ति नहीं थी? बिल्कुल सही, सरकार के पास शक्ति नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि शक्ति के हस्तांतरण का जो तरीका था वो फॉलो नहीं हो पाया। हस्तांतरण का तरीका क्या है कि हम सब वोट देंगे, वोट देने के बाद हम लोग अपना अपना हर क्षेत्र से कैंडिडेट चुनेंगे, कलेक्टिवली एक कैंडिडेट चुनेंगे। जैसे कि मैं जहां रहता हूं वहां से एक विधायक, तो विधायक चुनकर जाएगा, सांसद के लिए एक सांसद चुनकर जाएगा। अब ये सब अगर विधायक हैं तो ये अपना एक नेता चुनेंगे, वो सीएम बनेगा। ऐसे ही अगर सांसद चुनकर जाएंगे तो जो बहुमत सांसद, एक यानी जिस व्यक्ति को मैक्सिमम सांसद, बहुमत सांसद समर्थन कर देंगे, वो पीएम हो जाएगा, और बाकी वो फिर नए मंत्रिमंडल बनाएगा, सरकार बनाएगा। ऐसे ही जहां जिसको मैक्सिमम विधायक समर्थन कर देंगे वो सीएम बनेगा। पर हमने तो चुन लिया रिप्रेजेंटेटिव, वो रिप्रेजेंटेटिव अपना लीडर नहीं चुन पा रहे, और पावर हस्तांतरण की जो प्रक्रिया पूरी नहीं हो रही है, इसीलिए सरकार नहीं चल रही है, गिर जाती है। तो इस बात को आप समझें, चाहे फिलॉसफी से समझे, चाहे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझे, आपको समझ ही आएगा कि एक्चुअल में पावर जनता के पास है। दूसरा एग्जाम्पल समझिए कि मान लीजिए बहुत अच्छे से हस्तांतरण हो गया और कुछ समय सरकार सही से काम कर रही है, और अचानक से सरकार के जो लीडर हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, और उनका जो लीडर है, जो मंत्री हैं, वो, उनकी बुद्धि हो गई भ्रष्ट। अब वो पावर के बिल्कुल भूखे हो गए। जैसे कि इंदिरा गांधी के समय में इंदिरा गांधी ने जानबूझकर इमरजेंसी लगाई, उनके खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा था, उनका इलेक्शन को क्वेश्चनेबल हो गया था, उनका इलेक्शन जीतने का तरीका। उन्होंने इन सब सिचुएशन से बचने के लिए इमरजेंसी घोषित कर दी। तब जनता रोड पर उतर आई, क्योंकि जनता को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, और उस अधिकार का एक्सरसाइज करते हुए जनता ने इंदिरा गांधी को मजबूर कर दिया कि वो रिजाइन दे दें। तो यहां भी जनता ने अपने पावर का एक्सरसाइज किया, और जब जनता ने मना कर दिया कि नहीं, हम इंदिरा गांधी की इस इमरजेंसी को स्वीकार नहीं करते हैं, तो इंदिरा गांधी उस इमरजेंसी को ज़्यादा समय नहीं चला पाई और उन्हें कुर्सी से उतरना पड़ा। उनकी सरकार नहीं बनी नए चुनाव में।
पर आज देख लीजिए, अभी गत वर्ष है 2020-21 जो है, आपके जगह बहुत जगह आपके एरिया में लॉकडाउन लगा रहा होगा, पूरे देश में लॉकडाउन था। एक तरीके से इमरजेंसी समझिए, आप लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, सबके सब घर में बंद है, सारी सर्विसेज बंद है, इमरजेंसी एक तरीके की। पर वहाँ हम इमरजेंसी का पालन कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने जो अभी वर्तमान सरकार है उसमें एज अ कलेक्टिव विल पावर को इन्वेस्ट किया हुआ है, समर्थन कर रहे हैं हम उसके कंटिन्यूस उसके डिसीजन का। और जहां हम समर्थन नहीं करते हैं, हम रोड पर आएंगे, विरोध करेंगे, सरकार को डिसीजन वापस लेना पड़ेगा, जैसा किसान कानून में हुआ। तो आप इस पूरे एग्जाम्पल से, इस पूरी कहानी से जो मैंने अभी समझाई आपको, इस सारी बात से आप समझे होंगे कि एक्चुअल में जो रूल ऑफ लॉ है, इसमें पावरफुल जो सबसे है वो जनता है। अब ये जनता क्या, ये पीपल है क्या? मैं एज ए इंडिविजुअल पीपल हूँ, या हमारे देश में 130 करोड़ की जनसंख्या, इसमें से 30 करोड़ लोग एक साथ आ जाए तो वो जनता बन जाएंगे। क्या है जनता? तो इस बात को समझने के लिए हम अगली 2 लाइन समझते हैं। पहली लाइन हम समझते हैं सबसे पहले, जो मैंने अभी समझाया, इस पूरे सेंटेंस का अर्थ है द पावर ऑफ पीपल का मतलब है कि पीपल सॉवरेन है। अब हम 2 टुकड़े में इसको तोड़कर समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं पीपल क्या है। पीपल का मतलब हुआ हम सब एक निश्चित क्षेत्र सीमा में रहने वाले निवासी, जब एक साथ एज अ यूनिट रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जैसे हम सब 130 करोड़ मिलकर इंडिया, तो एज अ यूनिट हम जब रिप्रेजेंट हुए तब हम पीपल होते हैं। हम सबका कलेक्टिव विल जनता की इच्छा होगा, यानी हम सब जब एक साथ किसी एक चीज को स्वीकृति देंगे तो वो जनता की इच्छा कही जाएगी। 130 करोड़ में से 30 करोड़ लोग जाकर कुछ कह दें, वो जनता की इच्छा नहीं होगी, है तो वो भी एक ग्रुप की इच्छा, पर वो जनता की इच्छा कंसीडर नहीं की जाएगी। तो एज अ पीपल इस तरीके समझिए, जैसे कि कोई मुझसे पूछे कि मैं कौन हूं। मैंने अभी आपको इंट्रोड्यूस किया क्लास के शुरू में, मैं नारायण रॉय हूं। पर मैं, अगर मुझे आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो मैं बहुत सारे एटम से जुड़कर मेरी ये बॉडी बनी। हम सब ने पढ़ा है कि हम सब जो भी चीज़ है सब एटम से जुड़ जुड़कर बनी है। अब बहुत सारे एटम से मेरी बॉडी बनी है, और तब इन सब ने एक साथ इन एटम से मिलकर मुझे ये जो रंग रूप शरीर का जो आकार है वो दिया है। सेम ऐसे ही हम जब सब नागरिक एक क्षेत्र सीमा में रहने वाले एक साथ मिलकर एज ए यूनिट परफॉर्म करते हैं, तब हम पीपल कंसिडर किए जाते हैं। और हम अपनी इसी इच्छा के माध्यम से शासन की व्यवस्था को रंग रूप आकार देते हैं, जैसे एटम्स ने बॉडी को दिया। क्लियर? और सॉवरिन का मतलब हुआ, हिंदी अर्थ होता है इसका संप्रभु या संप्रभुता। और इसके मीनिंग को हम समझे तो 3 वर्ड से इसका मीनिंग हम समझ सकते हैं। अनडिस्प्यूटेड हाईएस्ट अथॉरिटी। अनडिस्प्यूटेड मतलब जिसको कोई चुनौती ना मिले, जो सबको स्वीकार हो, अनक्वेश्चनेबल हो, अनडिस्प्यूटेड। हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंची, जो सत्ता है, पावर है, उसे सॉवरेनिटी कहा जाता है, सॉवरेन कहा जाता है। तो जनता जो है वो सबसे सॉवरेन है, ये इस बात का मतलब है। तो रूल ऑफ लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि जो सबसे पावरफुल होगा वो क्या होगी? जनता होगी। चाइना अपने आप को डेमोक्रेसी क्लेम करता है कि मैं डेमोक्रेसी हूँ, पर उसे बाकी देश डेमोक्रेसी क्यों नहीं मानते? शायद इसी प्रिंसिपल के कारण, क्योंकि वहाँ जो जनता चाहती है एक्चुअल में वो नहीं हो पाता है। वहाँ होता क्या है, जो उनके सुप्रीम लीडर हैं पार्टी के चाहते हैं वो होता है, या जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना चाहती है वो होता है। जनता जो चाहती है वो नहीं हो पाता है, इसीलिए उसे डेमोक्रेसी या रिपब्लिक नहीं माना जाता है बाकी देशों द्वारा। वो खुद क्लेम करता है कि हम रिपब्लिक हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि सबसे सॉवरेन जो होंगे वो सरकार नहीं है, वो जनता है, उस राज्य की सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले लोग हैं। ठीक है? ये आइडिया हमें जो बात बताता है वो ये है कि लेजिटिमेसी ऑफ एनी गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द कंसेंट ऑफ द पीपल। जैसे मैंने आपको जो कहानी सुनाई कि सरकार जब भी तक वैधानिक रूप में रह पाएगी जब तक सुचारू रूप से जनता का कंसेंट उस तक पहुंच गया है। गवर्नमेंट तभी तक अपने पावर को यूज कर पाएगी जब तक हमने उसे ऐसा करने की स्वीकृति दी है। गवर्नमेंट जब भी कोई नियम लागू कर पाएगी जब हम चाहेंगे कि हाँ हम पर वो नियम लागू हो। तो एज अ कलेक्टिव विल
जब हम अपना कंसेंट देते हैं एज अ कलेक्टिव यूनिट, हम जब अपना कंसेंट देते हैं, अपनी स्वीकृति देते हैं, तब जाके गवर्नमेंट को एक वैधानिकता मिलती है, एक लेजिटिमेसी मिलती है, और उस गवर्नमेंट को लेजिटिमेट गवर्नमेंट कहा जाता है। जैसे कि म्यांमार में अभी कुछ समय पहले तक डेमोक्रेसी थी, अचानक से तख्ता पलट हो गया और अब उसे डेमोक्रेसी नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां जनता का शासन नहीं है। अब जनता उसको स्वीकार नहीं कर रही है, शासन को। जनता पे जबरन वो शासन, कोएर्सिव तरीके से वो शासन, अथॉरिटी के थ्रू शासन को लाया जा रहा है, और वो आर्मी रूल है, अथॉरिटेटिव रूल है, क्योंकि जनता ने उसे नहीं चुना है। जनता उस जो नियम से वो चल रही है उसे जनता स्वीकृति नहीं दे रही है। तो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट वही होगी जिससे जनता का कंसेंट मिला, ऐसा जॉन लॉक ने कहा था, और ये रूल ऑफ लॉ की फिलोसफी में हमें देखने को मिलता है। तो इसका शाब्दिक अर्थ, जो सबसे आसान अर्थ ये हुआ कि इफ द गवर्नमेंट मेड बाय पीपल वायलेट्स देयर ट्रस्ट, अगर जनता के द्वारा निर्मित जो सरकार है वो जनता के भरोसे को तोड़ती है, तो भरोसा टूटने के बाद वो अपनी वैधानिकता, अपनी लेजिटिमेसी लूज कर जाती है। और अब ऐसी स्थिति में जो पीपल है उनको ये पावर होती है, उनका ये राइट होता है कि वो नई गवर्नमेंट को कंस्ट्रक्ट कर सके, किसी नए को ये पावर हस्तांतरित कर सके। इसलिए बार बार हमारे देश में चुनाव होते हैं। 1900 दशक में जब भी सरकार गिरती थी फिर चुनाव होते थे। क्यों चुनाव होते थे? ताकि इसको नहीं तो अब क्या दूसरे को चुन ले सरकार। तो ये बार बार चुनाव क्यों है? कि टेम्पररी है, टेम्पररी रूप से हमने आपको एक पावर दी, आपने काम किया उस दौरान, हमें अच्छा लगा, हम संतुष्ट हुए तो दोबारा देंगे, नहीं तो हम किसी और को दे देंगे। पर हम जब पावर सही तरीके से हस्तांतरित आपको कर देंगे, पूरी प्रक्रिया हो जाएगी, तभी आप एक्चुअल में पावर का एक्सरसाइज कर पाएंगे। तो ये रूल ऑफ लॉ की फिलॉसफी है कि अंत में जो सबसे शक्तिशाली है वो जनता ही रहेगी हमेशा। तो अब इन सारे एग्जाम्पल्स में हमने समझा सरकार सरकार सरकार, कि सरकार पर जनता कैसे कंट्रोल करती है, सरकार से ऊपर जनता होती है एज अ कलेक्टिवली। पर सिर्फ सरकार पर ही जनता कंट्रोल नहीं करती है। हमने रूसो का अगर आपको एग्जाम्पल याद आए तो रूसो ने कहा था कि जब हम इस कलेक्टिव विल को एक नियम में तब्दील कर देंगे, तब उसके बाद यदि कोई उस नियम को मानने से मना करता है तो हम उसे फोर्स कर सकते हैं, और उस कंसेप्ट को कहा जाता है फोर्स टू बी फ्री। हम उसे स्वतंत्रता की तरफ बढ़ने के लिए फोर्स कर सकते हैं। वो स्वतंत्र कब होगा? रूसो के अनुसार इंसान जब स्वतंत्र होता है, जब वो अपनी एक्चुअल विल को फॉलो कर रहा होता है, अपनी अनकरप्ट विल को फॉलो करेगा, अपनी रियल विल को फॉलो कर रहा होता है। ठीक है। एक्चुअल में जब आप फिलोसफी पढ़ेंगे तो एक्चुअल और रियल वर्ड में उन्होंने अलग अलग यूज किया, पर मैं इन जनरल, हम लोग सामान्यतः इन दोनों को एक साथ यूज करते हैं, तो मैं आपको आराम से समझा रहा हूँ। फिलोसफी जब हम पढ़ेंगे तब मैं इसको बिल्कुल क्लियर कट करके समझाऊंगा, पर हिंदी में अगर समझो तो रूसो ने कहा कि वो अनकरप्टेड इच्छा होनी चाहिए, और जब आप उसका पालन करेंगे तब स्वतंत्र होंगे। और अगर कोई कंसेंट देने के बाद नहीं पालन कर रहा है तो आप उसे फोर्स कर सकते हैं उसको मानने के लिए। सेम ऐसे ही लॉक ने भी कहा था कि सरकार को आपने पावर दी ताकि वो आप पे शासन कर सके। अब आप में से कोई नहीं मानेगा तो ये सरकार अपनी पावर का यूज करके डिफाइंड लिमिट्स के अंतर्गत आपको मजबूर कर सकती है उस रूल ऑफ लॉ में आपको ढालने के लिए, उस ऑर्डर और पीस को बनाए रखने के लिए। क्लियर है? तो इस बात से, इस जो आइडिया मैंने अभी अभी बात कही, इस बात को अगर हम देखें तो हमारा थर्ड सेंटेंस यही बात कह रहा है। द रूल ऑफ लॉ नॉट ओनली प्लेसेस लिमिट ऑन आर्बिट्रेरी गवर्नमेंट, कि कानून का जो शासन है वो केवल मनचाही सरकारों या सरकार की मनमानी पर ही कंट्रोल नहीं लगाता है, बट आल्सो ऑन द पीपल, हम पर भी ये कंट्रोल करता है। हम यहां पर पीपल का यूज, ये पीपल वर्ड एज अ इंडिविजुअल भी हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ऑर्डर मेंटेन है, और ऑर्डर मेंटेन करते हुए मैंने एक ऑर्डर का एग्जांपल में आपको दिया था। NH44 से एक व्यक्ति रोज दिल्ली से पानीपत जाता अपनी फैक्ट्री में। अब एक व्यक्ति बस का ड्राइवर है वो, मान लीजिए, और उसका किसी बात की खुन्नस से, सिस्टम से वो गुस्सा है, और वो ला कर रोड पर बस को पलटा देता है। ऑर्डर उसने कर दिया डिस्टर्ब।
तो अब ऐसे में उस व्यक्ति को ये राइट नहीं दिया गया कि आप भले ही गवर्नमेंट पे कितना गुस्सा है, आपको गवर्नमेंट के खिलाफ भी अगर शिकायत करनी है एज अ इंडिविजुअल, तो आप जुडिशरी में जाइए और वहां पर केस कीजिए। ठीक है, आपने एक बहुत फेमस केस सुना हुआ, केशवानंद भारती केस, वो सरकार के खिलाफ था। सेम ऐसे ही बहुत सारे केस होते हैं जहाँ पे एक तरफ एक इंडिविजुअल होता है और दूसरी तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई स्टेट की सरकार होती है। तब जुडिशरी में जाइए, ये सही तरीका है। लॉ ने आपको एक माध्यम दिया है, पर आप अपनी मनमानी से अपने तरीके से अपना जस्टिस पाने का प्रयास कर रहे हैं तो आप ऑर्डर डिस्टर्ब करेंगे। तब रूल ऑफ लॉ की शक्ति का प्रयोग करते हुए गवर्नमेंट आपके खिलाफ एक्शन लेगी। सेम ऐसे ही, ये तो इंडिविजुअल एग्जांपल हुआ, मान लीजिए कुछ लोग एक साथ आ गए और अब वो दंगा कर रहे हैं कि मान लीजिए ऐसा हुआ कि किसी एक धर्म के व्यक्ति ने या किसी एक जाति के व्यक्ति ने दूसरी जाति के किसी का मर्डर कर दिया, या कोई लड़का लड़की प्यार व्यार करते थे, भाग गए वो दोनों एक दूसरे के साथ। अब आपस में उन्होंने दंगा करना शुरू कर दिया, एक धर्म के लोगों ने दूसरे धर्म को मारना शुरू कर दिया, या फिर एक जाति के ने दूसरे जाति को, और दंगा हो गए। अब इस समस्या को सुलझाने का बाय लॉ ये सही तरीका नहीं है, तो आपने ऑर्डर और पीस को डिस्टर्ब किया। तो अब आप पर भी इसी रूल के थ्रू, जो रूल ऑफ लॉ बना हुआ है, जो रूल बने हुए हैं, जो रूल ऑफ लॉ गवर्न कर रहा है, जो फिलोसफी शासन का पिलर बनी हुई है, उसी के थ्रू आपको गवर्न किया जाएगा, अब आपको भी कंट्रोल किया जाएगा। इसलिए जो लोग दंगा वंगा कराते हैं, उसमें आरोपी सिद्ध होते हैं, उन्हें सजा दी जाती है, जेल में बंद किया जाता है। क्यों किया जाता है? इसीलिए आप नहीं मानेंगे तो आपको डंडों से पीटा जाता है, एनकाउंटर कर दिया जाएगा, गोली मार दी जाएगी। आप पुलिस पर हमला करेंगे तो पुलिस आपको गोली भी मार सकती है, आर्मी बुला दी जाती है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि आप गलत प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। हमने आपको पिछले भी बताया कि आप जनता को भी ड्यू प्रोसेस के थ्रू सब काम करना है, जो सुनिश्चित प्रक्रिया आप उसके थ्रू जाइए ना। आपके साथ गलत हुआ है, एज अ कम्युनिटी भी गलत हुआ है, तो भी आप एक साथ एक PIL या एक केस दायर कीजिए कोर्ट में, कोर्ट आपको न्याय दिलाएगा। ये सही तरीका नहीं है। कोर्ट अगर आपको न्याय नहीं दिला पाता है, तब आपको अधिकार प्रोटेस्ट करने का, प्रोटेस्ट कीजिए। प्रोटेस्ट के लिए भी प्रोसीजर है, पर आपकी मनमानी नहीं चल पाएगी। इस मनमानी पर भी कंट्रोल करता है कि आपका मन किया इसलिए आप प्रोटेस्ट करेंगे, आपका मन किया इसलिए आप बस तोड़ देंगे, आपका मन किया इसलिए आप आज रोड के बीच में जाके बैठ जाएंगे सारे। ऐसा नहीं हो सकता है। तब पुलिस आप पर एक्शन ले सकती है, तब स्टेट आप पर एक्शन ले सकता है। और वो स्टेट को पावर किसने दी? आप कहेंगे सर हम ही तो पावरफुल है, हम ही पावर मना कर देंगे स्टेट को, हम तो रोक सकते हैं। नहीं, आप सब जब एक साथ आएंगे तब आप पीपल पावरफुल होते हैं। जब एक एक एटम का जो एटम है, एक एक जो एटम है बॉडी का, वो एक साथ आएगा तब बॉडी बनती है। अगर मेरे उंगली की हाथ के जो ये एटम्स है, इनमें से 20-50 जो होंगे, कई मिलियन भी हो सकते हैं, कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं तुम्हें छोड़ के, तो मेरी उंगली ये चली जाएगी। पर इनके अलग जाने से मेरी बॉडी नहीं चली जाएगी, बाकी बॉडी बची रहेगी। सेम ऐसे ही किसी एक्सीडेंट में मेरा हाथ कट गया मान लीजिए, और तो मेरे कुछ एटम मेरी बॉडी से अलग हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी पूरी बॉडी ने वो कर दिया, और किसी ने मेरा वो हाथ उठाया और उससे कोई गन पकड़ी, उसे गोली कर दिया, तो मैंने खून नहीं किया भाई, मेरा वो हाथ कोई लेकर गया था, उसने खून किया, मुझे सजा नहीं दे सकते आप। तो सेम ऐसे ही जो पावर है, वो आप सब जब एक यूनिट कंसिडर किए जाएंगे तब आप में नहीं होता है, समझे? एज अ इंडिविजुअल आप में वो पावर नहीं है, और सिर्फ मेजोरिटी में आकर आप रोड पर बैठ जाएं तो भी आप में वो पावर नहीं है, तब भी आप रूल ऑफ लॉ के थ्रू गवर्न होंगे। पूरे का पूरा हर एक इंडियन जब एक काउंट होगा, एक यूनिट कंसिडर होगा, तब उसके अंदर पावर नहीं होता है। सिर्फ 30 करोड़ लोग 130 करोड़ में से जाकर कुछ डिसाइड करेंगे तो वो काम नहीं हो सकता है, अगर बाकी लोग नहीं चाहें। एक तरीका ये हो सकता है कि मान लीजिए हम लोग 100 करोड़ हैं, उसमें से 25 करोड़ लोग को आइडिया आता है कि ये चीज करना ज्यादा अच्छा रहेगा, उन्होंने उसकी डिमांड की। अगर बाकी 100 करोड़ लोग उसको समर्थन कर देते हैं तब तो बिल्कुल सही है। अगर उनके खिलाफ है, मेरा कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए एक मेजोरिटी
कुछ डिसीजन लेती है और माइनॉरिटी को पसंद नहीं आता है तो आप उसे लागू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेजोरिटी प्लस माइनॉरिटी इज इक्वल टू 1 यूनिट है। सिर्फ मेजोरिटी की इच्छा पीपल की इच्छा नहीं हो सकती, वो मेजोरिटी की इच्छा है। मैं ये बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि मेजोरिटी प्लस माइनॉरिटी ये हमेशा होगा कि कोई एक नया आइडिया किसी एक व्यक्ति को, 10 लोगों को, 20 लोगों को ही आएगा। पूरे 130 करोड़ लोगों का अचानक से एक दिन दिमाग में एक आइडिया नहीं आएगा, पर बाकी लोग उसको कंसेंट देंगे, तब वो जनता का इच्छा कहलाएगी। बाकी लोग अगर उसके अपोज में खड़े हैं तो वो जनता की इच्छा कंसिडर नहीं की जाती, तब वो मेजोरिटी का हिस्सा हो सकती है, किसी एक ग्रुप का हिस्सा हो सकती है, किसी एक इंडिविजुअल की इच्छा हो सकती है, वो पूरे देश की पीपल्स की विल नहीं हो सकती है। समझे? तो यहां पर हमने ये बात समझने की कोशिश करी है कि जो रूल ऑफ लॉ है वो केवल सरकार की मनमानी पर नहीं, बल्कि पीपल्स की मनमानी पर भी, पीपल की मनमानी पर भी कंट्रोल करता है। भले वो इंडिविजुअल हो, वो मेजोरिटी हो, या वो कुछ ग्रुप का लोग हो, जो भी हो, उन पर भी कंट्रोल करता है। ठीक है? सो अंडर द रूल ऑफ लॉ पीपल आर द सॉवरेन, रियल पावर इज वेस्टेड इन द पीपल। ये बात हमने यहाँ समझी। और यहां पर पीपल का मतलब है पीपल इज इक्वल टू अ कलेक्टिव ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैविंग पॉलिटिकल अथॉरिटी। इंडिविजुअल्स का वो समूह जिसके पास पॉलिटिकल अथॉरिटी, जैसे हम इंडियंस के पास पावर है इंडियन गवर्नमेंट को कंट्रोल में रखने की, मेजोरिटी के पास नहीं है। मेजोरिटी का जो मन करे वो नहीं कर सकती अगर माइनॉरिटी उसका समर्थन नहीं करे तो मेजोरिटी प्लस माइनॉरिटी दोनों मिलकर एक होते हैं, तब जाकर वो पीपल्स की विल कंसिडर की जाती है। ठीक है? अब अगली स्लाइड पर चलते हैं हम लोग। अब इन 4 बड़े बड़े जो प्रिंसिपल्स थे, गवर्नमेंट अंडर लॉ, गवर्नमेंट बाय रूल, ड्यू प्रोसेस, द पावर ऑफ पीपल, इन सब के सिवा कुछ छोटे मोटे प्रिंसिपल्स हैं जिनको मैंने इस कैटेगरी में रखा कि अदर फॉर्मल फीचर ऑफ लीगल रूल। और इसमें कुछ छोटे मोटे प्रिंसिपल्स हैं जिनको हमें समझने की जरूरत है। एक एक करके हम शुरू करते हैं। पहला प्रिंसिपल है जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया, दिस रूल्स मस्ट बी मेड बाय पब्लिक। हम बार बार ये समझते आए हैं कि जो ये नियम है वो जनता द्वारा बनाए जाने चाहिए। अब ये कैसे संभव है? क्या ये संभव है आज के समय में? आज के समय में किसी भी देश में, इंडिया छोड़िए, किसी भी देश में इतने सारे लोग हैं कि वो कभी भी एक साथ बैठकर डिसीजन नहीं ले पाएंगे, वो एक जगह आ ही नहीं सकते हैं। इसीलिए रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। तो रिप्रेजेंटेशन के तरीके के माध्यम से जो हम नियम बनाते हैं उसे भी जनता के द्वारा बनाया गया नियम कंसीडर किया जाता है। और यानी कि इस बात से कहने का आशय यह है कि जो रूल ऑफ लॉ में जो लॉ वर्ड है, जो लॉ है, जो नियम है जिसके थ्रू आप अपने आप को शासित कर रहे हैं, वो नियम जनता के द्वारा बनाया जाना चाहिए। अब जनता डायरेक्ट जाकर नहीं बना सकती है आज की डेमोक्रेसी में, तो जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू बनाती है। और आपको अगर याद आए, अगर पिछली क्लास का, तो हमने जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इस रूल ऑफ लॉ के आइडिया को प्रैक्टिकल रूप देता है, तब हमने लास्ट पॉइंट ये डिस्कस किया था कि हमारे यहाँ जो लॉ बनता है वो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी द्वारा बनता है। वो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी कौन है? जिसे हमने चुनकर बनाया है, हमने जिसको अपना कंसेंट दिया है, और तब जाके वो रूल बना है। उसे हमने रूल बनाने की पावर दी है। रूल वो कैसे बनाएगी इसका प्रोसीजर भी हमने पहले से डिफाइन किया हुआ है, उसके बाहर जाकर वो नहीं कर सकती। किस एरिया में वो रूल बनाती है, किस एरिया में नहीं बना सकती, ये भी हमने पहले डिफाइन किया हुआ है। तो सारे जो पेज हमने टाइट कर रखे हैं, उसको बस जितना एरिया दिया गया वहीं पर घूमकर अपना काम करना है और अपनी प्रोसेस को फॉलो करते हुए रूल बनाना है। तो रूल बनाने का जो ये प्रक्रिया हुई, एक्चुअल में पब्लिक के द्वारा ही रूल बना। क्लियर? होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट चीज है, दिस शुड बी रीजनेबली क्लियर इन मीनिंग। रीजनेबली क्लियर का मतलब क्या हुआ कि जो नियम बने हैं हमारे, जो फॉर एग्जांपल आप एक समझिए, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत बड़ा, बहुत बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। रीजन है क्लियरिटी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे उनको ये पता था कि अगर हम हर बात को क्लियर कट डिफाइन नहीं करेंगे तो कल को अगर कोई भ्रष्ट आदमी
या भ्रष्ट समूह, भ्रष्ट ग्रुप के पास पावर चली गई तो वो अपनी मर्जी से इन लॉस का इंटरप्रिटेशन करने लग जाएंगे। इसीलिए क्लियरिटी के साथ उन्होंने हर नियम, हर प्रोविजंस का जो व्याख्या थी वो करी उन्होंने, और इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा हुआ। सेम ऐसे ही आज भी सरकार जो नियम बनाती है, ये आवश्यक है कि उसको पूरे क्लियरली हर एक टर्म्स को डिफाइन करें। पर अब आप कहेंगे कि ऐसा तो नहीं होता है सर, हमेशा ये संभव है कि हर बात को क्लियरली डिफाइन किया जाए। कुछ चीज़ें अंडरस्टूड रखी जाती हैं, और ये जो अंडरस्टूड होता है ना, इनका समय के साथ नियम जो अर्थ है ये बदल जाता है। जो कभी दशकों पहले सही माना जाता होगा, आज गलत माना जा सकता है। जैसे कि सती प्रथा, आज से कई दशकों पहले वो सही मानी जाती थी, आज वो अपराध है। आज भी बहुत से लोग दहेज प्रथा को सही मानते हैं, बहुत से लोगों को गलत लगता है। तो अंडरस्टूड वाला जो आइडिया होता है ना, इस समय के साथ चेंज होता रहता है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यह भी रखा गया कि अगर किसी लॉ को या कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को समझने में 2 या 3 आइडियाज में आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि नहीं इसका ये अर्थ है, नहीं इसका ये अर्थ है, तो एक्चुअल डिसीजन मेकर सुप्रीम कोर्ट है, जुडिशरी है। कानून बनाने वाला खुद नहीं कहेगा कि नहीं इसका यही मतलब है। तो रीजनेबली क्लियर करने का पूरा एक तरीका है। पहली बात तो उसको लिखा गया है विस्तार से, और अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो लिखने वाले या लागू करने वाले को ये पावर नहीं दी गई है कि उसको कैसे इंटरप्रेट करे, बल्कि न्याय व्यवस्था को, न्यायिक जो शासन का हिस्सा है, उसको ये पावर दी गई है कि वो डिफाइन करे कि इसका क्या असली मीनिंग है। तो इस प्रकार से जो नियम है उसकी क्लियरिटी को बनाए रखने का प्रोविजन है। तो ये भी बहुत जरूरी है। रूल ऑफ लॉ में ये भी जरूरी है कि सरकार जो नियम बनाए वो जनता के द्वारा दी गई शक्ति से बने, ताकि वो जनता के द्वारा बने नियम हो। और कैसे आप जांच करेंगे कि जनता का उन नियमों को समर्थन होना चाहिए। अगर जनता सरकार द्वारा बनाए गए नियम का समर्थन नहीं करती है तो उसे जनता द्वारा बनाए गए नियम कंसिडर नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात, वो नियम क्लियरिटी होनी चाहिए, उनके हर एक प्रोविजन में क्लियरिटी होनी चाहिए। कोई भी बात को सिर्फ लिख कर नहीं एक लाइन में छोड़ देना है। अगर उस पर कोई एक ऐसा वर्ड है जिसके अलग अलग मीनिंग निकाले जा सकते हैं तो वहाँ लिखा जाना चाहिए कि ये इस अर्थ में ये बात कही गई है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक स्लाइड में पढ़ाया था कि गवर्नमेंट बाय रूल्स का असली अर्थ अगर आपको समझना है तो आपको ये देखना होगा कि आपके आसपास ऑर्डर या पीस इंश्योर है या नहीं है। तो ये अर्थ आपको अपना क्लियर करना है। जैसे मैंने अभी आपको लास्ट स्लाइड में बताया कि पावर ऑफ द पीपल का मतलब है पीपल्स आर सॉवरेन। अर्थ क्लियर करना है। सॉवरेन का मैंने बताया 3 शब्दों में सामान्य, अनडिस्प्यूटेड, हाईएस्ट अथॉरिटी। तो आपको इस तरीके से चीजें मीनिंग पूरा क्लियर करके चलना है। पर ऐसा कई बार नहीं हो पाता, इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उसका भी सॉल्यूशन निकाला कि जो लागू कर रहा है, जो कानून बना रहा है, उसको हम ये पावर नहीं देंगे। हम ये पावर जुडिशरी को देते हैं, किसी थर्ड पार्टी को, जो इसको डिफाइन करेगी, ताकि ये जिसे हमने पावर दी है, जिसे हमने सरकार बनाई है, वो लोग अपनी मनमानी ना चला सके। तो कानून के शासन के लिए ये 2 बातें जरूरी हैं। उससे अगली बात को बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग, और अक्सर बच्चों का इसमें कंफ्यूजन होता है कि दीज रूल मस्ट बी अप्लाइड प्रोस्पेक्टिवली नॉट रेट्रोस्पेक्टिवली। प्रोस्पेक्टिवली और रेट्रोस्पेक्टिवली को समझिए। ये प्रो वर्ड है, सिर्फ इसको समझिए, प्रो। अक्सर आपने ये वर्ड प्रो बहुत सुना होगा, खासकर आज की दुनिया में। अब फोन के नाम जब देखते हैं तो नामों में प्रो होता है। सैमसंग मैक्स प्रो, रेडमी नोट प्रो। ठीक है, इस प्रो का मतलब क्या है? प्रो का मतलब है आगे का। जैसे रेडमी नोट 9 प्रो मान लीजिए एक मोबाइल है, तो रेडमी नोट जो 9 है उससे जो 9 प्रो है वो थोड़ा सा बेहतर है, आगे है। तो प्रो का मतलब हुआ आगे का। रेट्रो का मतलब हुआ पीछे। आप लोग जब गाने वगैरह सुनते होंगे, आपके पास अगर ऐप वगैरह होगा तब उसमें जाकर देखिएगा, वहाँ एक कॉलम होता है रेट्रो म्यूजिक। रेट्रो म्यूजिक मतलब आज के समय से पहले के गाने। तो रेट्रो का मतलब हुआ पास्ट, प्रो का मतलब हुआ फ्यूचर। तो कोई भी नियम जो है उसे जब लागू किया जाएगा तो फ्यूचर में लागू किया जाएगा, पास्ट में जाकर नहीं। इस सेंटेंस का ये अर्थ है कि दीज रूल्स, जो जनता द्वारा रूल बनाए गए हैं, सबसे पहला क्या कहा गया कि ये रूल जनता द्वारा बनाए जाने चाहिए, ये रूल क्लियर होने चाहिए मीनिंग में, और ये रूल प्रोस्पेक्टिवली लागू होने चाहिए, यानी भविष्य में लागू होने चाहिए।
अब भविष्य बहुत डिफाइंड क्लियर कट चीज है, तो हम यह भविष्य को भी समझते हैं। भविष्य को हम समझने के लिए मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कौन सा कलर ले, ब्लैक कलर ले लेते हैं, ये पहन लिया हमने। फॉर एग्जांपल ये आप एक टाइमलाइन देख लीजिए, मान लीजिए ये हमने एक समय रेखा बनाई, ये टेढ़ी मेढ़ी टाइमलाइन फिल्मों में आपने देखी होगी ना, ऐसी होती है। और इसको हमने 3 हिस्सों में बांट लिया। ये आपका हमने लिख दिया प्रेजेंट है, ये लिखा हमने भैया ये पास्ट है, ठीक है, इसको पी ए लिख लेते हैं हम लोग, चलो एस टी भी लिख लेते हैं। ये हमारा हो गया पास्ट, और ये एफ से हुआ फ्यूचर, ठीक है। अब ये मान लीजिए आज का दिन है, ठीक है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ या जब आप देख रहे हैं, ये आपके लिए जिस दिन आप वीडियो देखेंगे तब प्रेजेंट होगा, मेरे लिए अभी प्रेजेंट है। और इससे पहले का, भले ही वो 1 मिनट पहले हो, 1 साल पहले हो, या 1 महीना पहले हो, 1 साल पहले हो, 1 दशक पहले हो, 1 शताब्दी पहले हो, ये सब पास्ट ही है। आज से कल का दिन पास्ट है, आज अभी से 1 घंटा भी पास्ट है, अभी से 1 मिनट पहले का समय भी पास्ट है, और अभी से हड़प्पा सभ्यता भी पास्ट है। और ऐसे ही फ्यूचर, अभी से 1 मिनट बाद का समय भी फ्यूचर है, अभी से 1 साल बाद का ही समय फ्यूचर है, 1 दशक बाद का समय भी फ्यूचर है, 1 शताब्दी बाद का समय भी फ्यूचर है, ये सब फ्यूचर है। तो प्रोस्पेक्टिव का मतलब ये, अगर मान लीजिए नियम यहां बना है, इस लाइन पर नियम बना है, तो इसके बाद लागू होगा। अब वो चाहे यहां हो, जैसे मान लीजिए सरकार ने किसी महीने की 15 तारीख को नियम बनाया और कहा कि 30 तारीख से लागू होगा, या आज नियम बनाया, देखा साल खत्म होने में 4 दिन बचे हैं, तो कहा कि अगले साल की 1 जनवरी से नियम लागू होगा, या फिर कहे कि जैसे ही साइन करते हैं राष्ट्रपति तभी से लागू हो जाएगा। तो राष्ट्रपति ने अगर 12 बजे साइन किए हैं तो 12:01 से नियम लागू हो गया। तो फ्यूचर में लागू होगा, जहां भी 1 मिनट भी पीछे जाकर लागू नहीं होगा, ये मतलब है। तो ये जो रेट्रोस्पेक्टिव है, ये हुआ ये हिस्सा, ये रेट्रोस्पेक्टिव है, ठीक है। काफी गंदा हो गया, इसको मैं साफ कर देता हूँ, फिर आपको फिर से समझाता हूँ, ठीक है। एक बार और बता देता हूँ कि हम क्या बात कर रहे हैं। एक टाइमलाइन बनाई हमने फिर से, और ये हुआ हमारा फ्यूचर, ये हुआ हमारा प्रेजेंट, और ये मान लीजिए हमारा पास्ट। कुछ ज़्यादा पीछे चला गया, कोई नहीं, कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं इस टाइमलाइन को। ये हुआ हमारा पास्ट, ठीक है। अब एक कलर और ले लेते हैं दूसरा। तो यहां पर जो नियम लागू होगा इस दौरान से, इससे लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, इसे हम कहेंगे रेट्रो एरिया। और हम दूसरा कलर लेते हैं, ब्लू ले लेते हैं। इस प्रेजेंट के 1 मिनट बाद से या 1 सेकंड बाद से अनंत समय तक जो समय है, ये होगा प्रोस्पेक्टिव एरिया। तो कोई भी नियम जो लागू होगा वो इस ब्लू वाले एरिया में लागू होगा, जो ये जिसमें हमने हार्ट बीट बना दी चलती हुई, इस एरिया में जाकर। आप इस येलो वाला जो एरिया है, यहां पर जाकर कोई नियम लागू नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसे हम एग्जांपल, टाइमलाइन से हमने समझ लिया, इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ये सब ठीक है। सो अब एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए सरकार ने एक तारीख चुनते हैं हम, 26 जनवरी फॉर एग्जांपल, मान लीजिए इसी साल 26 जनवरी 2022 को सरकार ने एक नियम बनाया। 26 जनवरी 2022 सही तिथि नहीं है, कोई और तिथि चुनते हैं। बजट सत्र शुरू होगा, बजट सत्र में
फरवरी मार्च तक चलता है। तो मान लीजिए 8 मार्च को, हाँ 8 मार्च 2022 को सरकार कोई नियम बनाती है और उस नियम में ये कहा गया है कि अगर आज से फॉर एग्जांपल कोई गुटखा खा के थूकेगा तो उसकी जीभ काट ली जाएगी। ठीक है, इरेशनल नियम है, बस जस्ट फॉर एग्जांपल। ठीक है, कि मान लीजिए सरकार ने नियम बनाया 8 मार्च 2022 को कि आज से जो गुटखा खाकर थूकेगा उसकी जीभ काट ली जाएगी। ये एक नियम बना। अब इस नियम को बनने के बाद राष्ट्रपति महोदय साइन कर दिए, एग्जाम्पल मान लीजिए कि राष्ट्रपति जी ने साइन भी कर दिए, तो ये नियम किस पर लागू होगा? ये नियम लागू होगा कि मान 8 मार्च को 12:03 पर दोपहर के राष्ट्रपति जी ने साइन किए, तो 12:05 पर उन्होंने कहा कि ये नियम लागू हो जाएगा, या उन्होंने लिखा कि मेरे साइन होते ही लागू हो जाएगा, या उन्होंने लिखा कि आज के 4 बजे से लागू होगा। तो वो जब भी टाइम लिखेंगे उस समय के बाद से अगर कोई पकड़ा जाता है गुटखा खा के थूकता हुआ, तो तब उसकी जीभ काटी जा सकती है और तब उसे माना जाएगा कि हाँ ये कार्य रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग किया गया है। 8 मार्च को साइन हुए और 7 मार्च को आपने खा के थूक दिया था गुटखा और आपको फोटो खींच के पकड़ लिया गया था, तो आपकी जीभ नहीं काटी जा सकती। क्यों? क्योंकि आपने कानून बनने से पहले ऐसा काम किया था, कानून बनने के बाद नहीं। सेम ऐसे ही मान लीजिए कोई सजा है किसी जुर्म की, मान लीजिए आपने किसी को हथियार का इस्तेमाल करके लूट लिया है और मुझे नहीं पता उसके लिए कितनी सजा है, मान लीजिए कि अभी 3 साल की सजा है फॉर एग्जांपल, और सरकार ये डिसाइड करती है कि हम इस नियम को बदलेंगे, और बदलने के लिए जो अभी व्यवस्था उसमें संशोधन करके उसको भी 8 मार्च को साइन कर दिया गया। तब 8 मार्च के बाद अगर आप किसी के गले पे चाकू लगाकर उसको लूटते हैं और पकड़े जाते हैं और आपको प्रूफ कर दिया गया, तब आपको नई सजा मिलेगी जो तय की गई है, अब वो चाहे आजीवन कारावास हो जो भी। पर अगर आपने उस तारीख से पहले ये कार्य किया था, जो कि बहुत गलत है, नहीं करना चाहिए, किया है, तब पकड़े जाने पर वो सजा होगी जो अभी डिफाइंड है। तो यानी प्रोस्पेक्टिव का मतलब हुआ कि लागू होने के बाद के काल में, जो भी उसके बाद इनडेफिनेट समय तक जो पीरियड होगा, उस समय में एक नियम को लागू किया जा सकता है और उसी के अनुसार उस समय काम होगा। फ्यूचर में, पास्ट में जाकर आप नए नियम के अनुसार कार्य नहीं कर सकते, और इसको सही तरीके से हम सजा के उसमें समझ सकते हैं एग्जाम्पल से। क्लियर हो सकता है अब आपको क्लियर आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट चीज है कि दे मस्ट बी अप्लाइड इन एन इम्पार्शियल मैनर। जो ये नियम बने हैं, चाहे अब पहली चीज हमने समझी, नियम जनता द्वारा बनने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, प्रोस्पेक्टिव लागू होने चाहिए। ये नियम जब लागू होंगे तब इम्पार्शियल मैनर में लागू होने चाहिए, यानी सबके लिए समान, एक जैसे लागू होने चाहिए। अब इस समानता के कंसेप्ट को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, जब इक्वालिटी की बात करेंगे, आर्टिकल 14 पढ़ेंगे। पर यहां हम बस इतना समझिए कि कोई नियम बना है, अब वो भले ही पॉजिटिव हो, यानी मदद का नियम है। फॉर एग्जांपल सरकार कह रही है कि सबको फ्री राशन देंगे, उस हर व्यक्ति को जिसके पास राशन कार्ड है, तो राशन कार्ड जिसके पास है सबको राशन मिलेगा। एक क्राइटेरिया रखा कि आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए, है आप जाकर राशन लीजिए, मुफ्त है, वो आपको भी मुफ्त में मिलेगा, जिसको 50 केजी मिलना उसको भी मिलेगा, जिसको 5 केजी मिलना उसको भी मुफ्त में मिलेगा। ये नहीं है कि 5 केजी वाले को मुफ्त में मिलेगा, 50 वाले से पैसा लिया जाएगा। जिसके पास भी राशन कार्ड है सबको फ्री मिलेगा। ऐसे ही कोई क्राइम है, कोई क्राइम करने की कोई सजा है, तो वो क्राइम कोई भी करे, कोई भी, उसकी कोई जाति क्या है, उसका रंग कैसा है, कैसा दिखता है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन है वो, क्या उसकी पोजीशन है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सबके लिए एक समान सजा दी जाएगी। तो ये हुआ इम्पार्शियल मैनर, यानी कोई बिना पक्षपात के वो लागू होना चाहिए। दे शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग कंपाइल्ड। इसका मतलब हुआ कि वो नियम जो आपने बनाए हैं, जो नए नियम बने हैं जिन्हें लागू किया जा रहा है, ये ऐसे होने भी चाहिए जिनका आप पालन कर सकें, पालन करने योग्य होने चाहिए। ये नहीं कि आपसे पालन ही ना हो सके। जैसे कि आपने बहुत बचपन में कई बार सुना होगा कि एक किस्सा है, कई बार कहानियों में मैंने कहीं पढ़ा है कि एक रेस हो रही होती है स्कूल में, और एक टीचर होता है, वो कहता है कि हम सभी बच्चों को एक बराबर मौका देंगे। तो वो एक लाइन खींचता है, कहता है जिन जिन बच्चों को रेस में भाग लेना यहाँ खड़े हो जाइए।
अब 10 बच्चे आते हैं, उनमें से 2 बच्चे राम और श्याम हैं और दोनों अपाहिज हैं, दोनों को मान लीजिए पोलियो हो रखा है। अब वो टीचर क्या कहता है कि जो सबसे पहले उस रेखा तक पहुंचेगा वो विजयी घोषित किया जाएगा। तो राम और श्याम के लिए ये नियम बिल्कुल सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके लिए पालन करने योग्य नहीं है। वो विकलांग है, वो दोनों से किसी अक्षम है दौड़ने में, और इसीलिए आप एक रेस लगा रहे हैं, एक दौड़ लगा रहे हैं जिसमें इंसान को अपनी फिजिकल जो बॉडी है उसका परफेक्ट होना जरूरी है। और उन दोनों को पोलियो है, दोनों के जो पैर हैं दोनों के, राम और श्याम के, वो कमजोर हैं। तो उन 8 बच्चों से जो 10 बच्चे एक साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनमें से वो 8 से कैसे compete करेंगे? तो ये जो नियम टीचर ने बनाया, ये राम और श्याम के लिए पालन करने योग्य नहीं है। इससे राम और श्याम कंप्लाई नहीं कर सकते। राम और श्याम के लिए अलग नियम होना चाहिए। उन्हें थोड़ा आगे खड़ा कर दिया जाए, या उन्हें थोड़ी कम दूरी तय करनी पड़े, या राम और श्याम जैसे बच्चों को इकट्ठा करके उनका एक अलग कंपटीशन कराया जाए। तो ये जरूरी है कि जो नियम बना है वो कंप्लाई करने के योग्य हो। तो इस बात में भी कहीं ना कहीं यही बात नहीं था कि वो नियम ड्यू प्रोसेस हो, फील होना चाहिए, सही फील होना चाहिए आपको। राम और श्याम को जब पता लगेगा कि उन्हें बाकी ऐसे 8 बच्चों से तेज दौड़ना पड़ेगा जबकि वो दौड़ भी नहीं सकते सही से, तो उन्हें ये नहीं फील होगा कि ये नियम उनके लिए बना है। और वो नहीं बना, ऐसा क्यों फील हुआ? क्योंकि उनसे वो पालन हो ही नहीं सकता है। वो चाहकर भी कितनी भी ताकत लगा ले, वो बाकी बच्चों से रेस नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि उनके लिए वो संभव ही नहीं है। तो ऐसे आप नियम नहीं बना सकते। नियम हमेशा ऐसे होने चाहिए जिन्हें फॉलो किया जा सके। अब इस फिलॉसफी का भी जो रूट है वो यही सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बसा है। लॉक ने क्या कहा था? लॉक ने कहा था कि इंसान के 3 बेसिक अधिकार हैं, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। अब इन तीनों में से आप कोई एक एग्जाम्पल ले लीजिए, आप लाइफ का ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, सरकार कोई ऐसा नियम बनाती है जिससे आपकी जान पर खतरा आ जाता है, तो आपके लिए वो नियम जो है वो नॉन कंप्लायबल हो गया है, आप उसका पालन नहीं कर सकते, तो आप उसके लिए कोर्ट में जाएंगे। सेम ऐसे ही सरकार मान लीजिए एक नियम बनाती है, जिसका शायद मैंने पिछली क्लास में चर्चा किया हो, कि आपको अब घर से निकलने के लिए एक दिन पहले सरकार द्वारा बनाए गए पोर्टल पे अपना रीजन अपलोड करना होगा, और आपको परमिशन मिलेगी तब आपको उसका प्रमाण पत्र लेकर रोड पे निकलना होगा। आप सबको फ्रीली घूमने की आजादी है बिना किसी बाध्य के, ये फंडामेंटल राइट है। और लॉक ने कहा है कि फ्रीडम आपका एक बेसिक राइट है, और सरकार ने उस पर ये रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। तो मुझे नहीं लगता कि देश की जनता से ये कंप्लायबल होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको हर छोटे मोटे काम के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। आप कैसे एक दिन पहले अंदाजा लगा सकते हैं कि कल आपको कहाँ कहाँ जाना होगा? नॉन कंप्लायबल है, इम्पॉसिबल है ये। तो नियम बाय नेचर ये जरूरी है कि कंप्लाई करने योग्य है, उनका आप पालन कर सकें, ये बस बात की उनमें योग्यता हो। और लास्ट, दे मस्ट बी इनेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद प्री एग्जिस्टिंग लीगल रूल्स। जो नए नियम आप बना रहे हैं उनकी पुराने नियमों से कुछ ना कुछ तालमेल होना चाहिए। इस बात को आप एक एग्जांपल से समझिए। इस तालमेल के कंसेप्ट को आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ कि मान लीजिए आपका एक घर है, फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है, ठीक है, बहुत अच्छा बच्चा है, वो इस गांव में रहता है, ये ट्रायंगल उसका गांव है, पहाड़ी इलाका है, वो यहाँ कहीं चोटी पर रहता है, और जो बाकी एरिया है कहीं दूर से एक रेलगाड़ी की ट्रेन उसके गांव तक आती है, ठीक है, ऐसे करके एक ट्रैक आती है। इस ट्रैक की मोटाई मान लीजिए 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, अब 5 ही सेंटीमीटर मान लीजिए, छोड़िए 2 का किस्सा, कितनी है? 5 सेंटीमीटर। आपने मान ली कि हर ट्रैक की मोटाई जमीन की तुलना में कितनी है? 5 सेंटीमीटर, दोनों की, इधर वाले की भी उधर वाले की भी। अब सरकार ने कहा कि हम इस ट्रेल को एक्सटेंड करेंगे और इस गांव में से भी एक टनल बनाते हुए उस साइड ट्रेन लेकर जाएंगे। तो इंजीनियर साहब आए, उन्होंने भाई पटरी बिछाई और ये जोड़कर उस बच्चे के गांव से भी रास्ता निकाल दिया अब आगे जाने के लिए। इन्होंने नई पटरी बनाई 10 सेंटीमीटर की, ठीक है।
अब क्या होगा, ये जो आप जोड़ देख रहे हैं, जहाँ मैंने खाली छोड़ा है, जानबूझ के छोड़ा है, अब यहाँ हम लाल रंग का यूज करते हैं। यहाँ पर ये जो पटरी है ये थोड़ी ऊंची मिलेगी, है ना, क्योंकि ये 10 सेंटीमीटर है और ये है 5 सेंटीमीटर। अब जब ट्रेन आएगी, भगती हुई आई, छुक 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 छुक, ट्रेन यहाँ से आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, और यहीं रुक जाएगी, चढ़ ही नहीं पाएगी। क्यों नहीं चढ़ पाएगी? क्योंकि ये जो नई पटरी बनी है ये पुरानी पटरी के साथ मेल नहीं खाती है, एक जैसी ऊंचाई नहीं है। यहाँ तक का ट्रेन जो ट्रैक था, यहाँ तक का जो वाइड ट्रैक है, जितनी दूरी ट्रेन तय करी, 5 सेंटीमीटर धरती से ऊंचा है, जमीन तल से, और यहाँ पर 10 सेंटीमीटर ऊंचा हो गया। पटरी चढ़े कैसे? ट्रेन चले कैसे चढ़ेगी? एक टायर जो ट्रेन के नहीं चढ़ पाएंगे। सेम ऐसे ही इसी सिद्धांत से समझिए कि सरकार जो नया कानून बनाए वो पुराने बने कानून के साथ एटलीस्ट नेचर वाइज सेम होने चाहिए। अब इस कहानी को आप समझिए, कई संविधान के जो सरकार द्वारा बनाए गए नियम हैं, उनको जब न्यायिक जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिलती है तो यही चीज जांची जाती है कि जो नया कानून बना है वो दरअसल पुरानी जो व्यवस्था है उसके साथ मिलता जुलता है या नहीं है, और अगर नहीं मिलता जुलता मिलेगा तो उसे नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाता है। समझे? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जब हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तब हमें एक फंडामेंटल राइट था प्रॉपर्टी का। कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद सरकार ने कोशिश की कि देश में जो गरीबी है, जो असमानता है, उसको मतलब उसको कम किया जाए। तो सरकार ने एक नीति अपनाई कि जिन लोगों के पास ज़्यादा ज़मीन है उनसे थोड़ी थोड़ी लेकर गरीबों में बांटती जाए। अब ये नियम जो नया नियम क्या बना कि जो अमीर लोग हैं, इनके पास ज़्यादा है, उनसे लेकर हम गरीबों में कुछ भूमियाँ बांट देंगे ताकि कहीं ना कहीं इक्वालिटी आए। और दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशन ने हम लोगों को एक राइट दे रखा था कि आपकी जो संपत्ति है वो आपका मौलिक अधिकार, आपसे कोई नहीं छीन सकता है, क्योंकि मौलिक अधिकार सरकार भी नहीं छीन सकती है अनटिल अनलेस कोई ऐसा कंडीशन ना हो। उसमें भी कुछ ना कुछ अधिकार इमरजेंसी के टाइम पर भी आपको मिलते हैं, जैसे राइट टू लाइफ। सरकार कोई भी ऐसा नियम नहीं बना सकती जो आप ही के जीवन के खतरे के खिलाफ हो, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, मैंने अभी बताया। तो सेम ऐसे ही सरकार ने नियम बनाया, बहुत से लोग कोर्ट चले गए। क्यों गए कोर्ट? वो कोर्ट इसलिए गए और कोर्ट ने उनकी अपील इस बेस पर सुनी कि सरकार ने जो नया नियम बनाया है वो पुराने नियम के साथ मेल नहीं खाता है। किस तरीके से? उन्होंने कहा कि जज साहब, पुराना जो नियम है वो ये कहता है कि जो हमारी निजी संपत्ति है वो हमारा फंडामेंटल अधिकार है, और अनटिल अनलेस कोई इमरजेंसी नहीं है सरकार हमारे इस अधिकार को सस्पेंड नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा बिल्कुल सही। तो सरकार जो ये नया नियम बना रही है उसके हिसाब से कह रही है कि वो हमारी संपत्ति लेकर देश में समानता बनाने का प्रयास करेगी। तो सरकार बिना किसी रीजनेबल रीजन के, किसी बिना रैशनल रीजन के कैसे मेरी जमीन छीन सकती है? ये बात भी सही। तो अब दोनों बातें मेल नहीं खा रही हैं, जैसे पटरियां मेल नहीं खा रही थी। इसीलिए सरकार ने जो अपील करता लोग जज जो थे, जो कोर्ट था, उन्होंने अपील करने वालों के पक्ष में फैसला लिया। तब सरकार को नियम का पालन करते हुए संविधान में संशोधन करना पड़ा। ऐसे ही बहुत सारी समस्याएं। सरकार मान लीजिए रोड निकालना चाहती है किसी खेत के बीच से, दो राज्यों को जोड़ने के लिए। अब जिसका खेत है उसको जमीन अपनी बेचनी पड़ेगी। सरकार एक दाम दे रही है, वो कह रहा है मेरा फंडामेंटल राइट है प्रॉपर्टी, मैं तो छोड़ूंगा ही नहीं, मैं दे ही नहीं जमीन। ऐसी चीजों का कॉन्ट्राडिक्शन होने लगा। सरकार ने रोड बनाने के लिए डिसीजन लिया और अब वो डिसीजन पुराने डिसीजन के साथ मेल नहीं खा रहा है, क्योंकि प्रॉपर्टी का राइट था। इसी चलते ही फंडामेंटल राइट से प्रॉपर्टी के राइट को हटाकर लीगल राइट बना दिया गया। तब आप समझ पाए कि जो नया लॉ जो है, नया जो लॉ बना रहे हैं वो प्री एग्जिस्टिंग लीगल लॉ के साथ मैच करना चाहिए, मेल खाना चाहिए। और आपको याद होगा कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने केशवानंद वाले जो केस है उसमें बताया था कि सरकार जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी बदलाव कर सकती है, कोई भी नया नियम जोड़ सकती है, पुराने नियम को हटा सकती है, पर वो संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर उसको चेंज नहीं कर सकती। यानी कि इस बात का एक अर्थ ये भी है कि जो सरकार नया नियम बनाती है, मान लीजिए वो नया नियम सरकार के जो द्वारा नया नियम बनाया गया सरकार के द्वारा, वो जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, जो प्री एग्जिस्टिंग बेसिक स्ट्रक्चर है, उससे मेल खाता होना चाहिए।
उससे अलग नहीं हो सकता है, समझे। तो यानी सरकार जो नया नियम बना रही है, जिन्हें इनेक्ट कर रही है, वो प्री एग्जिस्टिंग स्टेब्लिश्ड लॉ के अनुसार होना चाहिए। क्लियर? होप कि आपको ये बातें समझ आई होंगी। तो लीगल रूप जो लॉ है उसको सुनिश्चित करने के लिए बातें जरूरी हैं, ये सारी बातें, कि वो जनता द्वारा बने, क्लियर हो, प्रोस्पेक्टिवली लागू हो, इम्पार्शियल तरीके से लागू हो, उसे पालन करना संभव हो, और वो पुराने लॉ के साथ मिलजुल खाता हो। तो यहाँ ये सब बातें हमने डिस्कस करी, और इस प्रकार से अगर आप इन सारे प्रिंसिपल्स को अपने देश में या किसी व्यवस्था में रख कर जांचोगे, तब आपको समझ आएगा कि हाँ, ये व्यवस्था रूल ऑफ लॉ का पालन करती है सच्चे अर्थों में, या इसमें कुछ ना कुछ लोप है, कहीं ना कहीं रूल ऑफ लॉ का कुछ ना कुछ लोचा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, या फिर एक बिल्कुल ही पालन नहीं करती है। इन सब प्रिंसिपल्स को आप लगा कर देखेंगे तो आप भाग सकते हैं। रिवीजन के तौर पर कहें तो 5 प्रिंसिपल है। गवर्नमेंट अंडर लॉ, सरकार जो है कानून के अधीन होनी चाहिए, सरकार कानून के द्वारा शासन करेगी, ड्यू प्रोसेस का पालन करते हुए। सरकार जो शासन की अंतिम शक्ति है वो जनता में निहित होगी, और जो बनाए गए नियम जनता द्वारा होंगे वो कंपाइलेबल होने चाहिए, क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए, प्रोस्पेक्टिवली लागू होंगे, एग्जिस्टिंग लॉ के साथ मेल खाने चाहिए। ये सब प्रिंसिपल्स हैं। तो ओवरऑल हमने इस पूरे सेशन में ये समझा कि रूल ऑफ लॉ के क्या आधार हैं, क्या बेसिस है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यही रोकते हैं, काफ़ी 1 घंटे से कुछ ऊपर का समय हो चुका है। तो धन्यवाद आपका इस क्लास को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो, आपके कंसेप्ट्स मैं क्लियर कर पाया हूँ, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने बाकी जिन लोगों को, आपके दोस्त साथी या आप किसी को जानते हो, तो उनके साथ इस चैनल को शेयर करें, और सब्सक्राइब के साथ जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरे नए वीडियो की अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए शुक्रिया, टाटा, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।